बच्चों, कल हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये जो फिगर है इसके बारे में देखा था और यूरोप में राष्ट्रवाद का इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें जो चित्र है इसको फ्रेडरिक सारियू ने बनाया और इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि जो हमारा वह दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके बीच भाईचारे को प्रदर्शित करना चाहता था। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूरोप में वो एकाएक तो हुआ नहीं, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं आया। वो एक स्टेप बाय स्टेप आया और क्यों आया, कैसे आया, हम उसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये हेडिंग दिख रही है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें लिखा है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति शब्द बार बार आपको सुनने में आ रहा है। फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। क्रांति मतलब जैसे कोई व्यवस्था है, कोई एक सिस्टम है जिसको सरकार या फिर कोई शासक जनता के बीच में लागू करता है, यानी नागरिकों को उसका पालन करने के लिए कहा जाता है। हो सकता है कि नागरिकों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही हो। जैसे क्या था, अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे तो वो क्या किया, पहले तो व्यापार करने आए, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। जब शासन करना शुरू कर दिया तो हमारी जनता पे अत्याचार करने लगे, हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे आर्थिक मामलों में पूरा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये तो गलत है, जब हमारा देश है तो हमको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके खिलाफ हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे यहाँ पहले 1857 की क्रांति हुई। क्रांति यानी क्रांति का अर्थ होता है किसी व्यवस्था को बदलने के लिए या उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए विद्रोह करना, आंदोलन करना, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। क्रांति हिंसक भी हो सकती है और अहिंसक भी हो सकती है, यानी उसमें हिंसा भी की जा सकती है और अहिंसक रूप से यानी आपसी बातचीत करके भी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चों, हम अब इसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो फ्रांस की क्रांति से हुआ, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। जो लुई 14वां, लुई 16वां, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पूरी तरीके से निरंकुश था। राजनैतिक संवैधानिक बदलाव हुए, उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी जब क्रांति हुई तो जो सत्ता थी वो नागरिकों के हाथों में आ गई, यानी वो राजा के हाथ से निकल के नागरिकों के हाथों में आ गई। अब लोगों द्वारा राष्ट्र के गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। अब लोग, वहाँ के नागरिक होंगे, वो राष्ट्र का गठन करेंगे और उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, यानी यहीं से आपके राष्ट्रवाद के उदय होना प्रारंभ होता है, यानी उन्होंने ऐसे सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। पहला तो उन्होंने क्या किया कि पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों संयुक्त समुदाय विचार पे बल दिया, यानी संयुक्त समुदाय बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे समुदाय का निर्माण किया जिसको संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होंगे। अतः नए फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, मैंने कहा था ना कि एक ध्वज, यानी उन्होंने एक झंडा तिरंगा बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, यानी जहाँ जो चुनाव वहाँ का चुनाव, स्टेट जनरल का चुनाव होता था, वो नागरिकों के द्वारा कराया जाने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई नई स्तुतियाँ रची गईं, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रगीत गाया जाता है। बहुत सारी शपथ ली गई कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। शहीदों का गुणगान किया जाने लगा, यानी जो देश के लिए शहीद हुए थे उनका गुणगान किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें देश को एकता के सूत्र में बांधना था। उससे पूरे फ्रांस के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए क्या करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी जो बिखरा हुआ था उसको केंद्रीकृत किया गया, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी जो ऐसा होता था कि फ्रांस के अंदर ही जो आयात निर्यात होते थे उसमें शुल्क लगाया जाता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी जो वहाँ पे जो नापने तौलने के भार था उसको क्या करते थे कि
एक समान नहीं था। जैसे आप एक जगह सामान लेंगे तो उसका अलग तौलने का वो था वैल्यू, और कहीं दूसरे जगह जाते हैं, फ्रांस में ही एक ही देश में, जैसे अब हमारे भारत देश में 1 kg हमें कोई सामान लेना है तो 1 kg सामान रहेगा, उसकी वैल्यू समान रहेगी, लेकिन वहाँ क्या था, अलग अलग था, एक समान व्यवस्था नहीं थी। फिर क्या किया, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी जो बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनको समाप्त करके फ्रेंच को अपनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था। यानी जो क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि हम लोग फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय तो करेंगे और निरंकुश शासन का अंत भी करेंगे, साथ साथ में हम यूरोप के अन्य देशों में भी निरंकुश शासन को समाप्त करेंगे, और फ्रांस इन राष्ट्रों के निर्माण में मदद करेगा तथा निरंकुश शासन को समाप्त करने में भी मदद करेगा। और इसके साथ साथ ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं दिखा रही हूँ कि जब ये बात फ्रांस की ये बात जब अन्य देशों में फैली तो वहाँ के जो शिक्षित, ये लिखा ना, शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब का निर्माण। यानी जैकोबिन क्लब क्या होता है कि एक क्लब होता है जिसमें बहुत सारे शिक्षित लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं कि लोगों की सहायता करते हैं। वो जैसे फ्रांस के लोगों का, क्रांतिकारियों का सहायता करते थे उस निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए, सेना की सहायता करते थे। फिर क्या हुआ कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी अपने तो देश को निरंकुश शासन से मुक्त करा दिया, फिर उसके साथ साथ वो अन्य देशों, यूरोप के अन्य देशों में पहुंचने लगी। बच्चों आपको ये दिख रहा होगा, यूरोप का मैप है ये वर्तमान, मतलब अब तो यूरोप ऐसा नहीं दिखता, ये उस समय का, यानी 1790। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आपको नॉर्वे दिखेगा, और ये फ्रांस, यही फ्रांस जो मतलब सबसे इसमें फेमस इसकी है कि जो पूरे यूरोप को एकीकरण करने में काफ़ी योगदान करता है। ये स्पेन हुआ, इसमें आपको इटली नहीं दिख रहा होगा, जर्मनी नहीं दिख रहा होगा, यानी उस समय इनका अस्तित्व ही नहीं था। इसके बाद इटली, फिर जर्मनी का अस्तित्व होगा, यानी जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आगे हम पढ़ेंगे। यानी देखिए कि इसमें है ही नहीं। और ये फ्रांस के सारे जो मतलब फ्रांस की जो सेना थी ये अन्य राष्ट्रों को क्या कर रही थी, जागरूक कर रही थी, वहाँ निरंकुश शासन का अंत कर रही थी, और लोग इससे बड़े खुश भी थे कि हाँ हमें ऐसी दासता से मुक्ति मिलेगी, हम भी स्वतंत्र होंगे, हमारे भी समान अधिकार होंगे, हमें भी मतलब ऐसा अच्छा होगा कि हमारे देश के लोग अच्छे से रहें, हमारे नागरिक अच्छे से रहें। फिर क्या होता है बच्चों कि जो नेतृत्व कर रहा था वो एक महान सम्राट जिसको आप लोग सुनते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक साहसी महत्वाकांक्षी शासक था, और वो पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहा था। यानी जितने भी युद्ध लड़े जा रहे थे या वो जहाँ जहाँ भी निरंकुश शासन का अंत कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान जो था नेपोलियन बोनापार्ट का था। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था, समझिए कि उसने मतलब पूरे यूरोप में और पूरे अपने यूरोप के आसपास के देशों में 60 युद्ध किए, और 60 में से केवल वो 7 युद्ध हारा। सोचिए कितना मतलब शक्तिशाली शासक, महत्वाकांक्षी शासक था कि 60 युद्ध किए थे। टोटल कितने युद्ध किए थे? 60 युद्ध किया था, और 60 में से कितना हारा था? केवल 7, यानी 7 युद्ध में उसको हार मिली, बाकी सारे युद्ध वो जीत गया। और उसने क्या किया कि पूरे देशों में निरंकुश शासन का अंत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आया तो वो आने के बाद उसने पहले तो सेनापति था, उसके बाद वो फ्रांस का सम्राट तक बनता है। सम्राट बनने के बाद उसने बहुत सारे सुधार किए। ये आपको दिख रहा होगा कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया। यानी जब नेपोलियन आया तो फिर से वो प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र लाया, लेकिन राजतंत्र में भी उसने बहुत सारे सुधार किए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तक सुधार किए। और उसका सबसे
फेमस सुधार जो है नेपोलियन कोड, यानी नेपोलियन सिविल संहिता। उस मतलब अगर नेपोलियन को जाना जाता है तो उसके युद्ध, उसके पराक्रम और उसके नेपोलियन सिविल कोड के कारण भी जाना जाता है, जो बहुत फेमस है। बच्चों, हमारे देश में भी एक पराक्रमी शासक था जिसे नेपोलियन के नाम से मतलब उसके तुलना की जाती है, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। यानी भारत का नेपोलियन अगर कहा जाता है तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसने मतलब बहुत सारे राज्यों को जीता। उसने अब उसके युद्ध और पराक्रमण के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बच्चों, जो उसकी नेपोलियन ने जो सुधार किए, जो उसका नागरिक संहिता था, यानी जो उसका नेपोलियन का कोड था, उसमें जो सुधार किए, मैं एक दो पॉइंट आपको बता रही हूँ कि उसने क्या किया कि कानून को सबके समक्ष बराबर कर दिया। यानी कि जो कानून होगा वो सबके समक्ष बराबर होगा, इसमें कोई अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं रखा जाएगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, यानी संपत्ति जो होगी उसको जिस व्यक्ति की है उसके लिए सुरक्षित बनाया गया। और क्या किया गया कि तलाक पद्धति को कठिन बनाया गया है। उससे पहले क्या होता था कि लोग तलाक इतना इजी तरीके से जो महिलाओं को तलाक दे देना, उसको क्या कर दिया, उसको कठिन बना दिया गया। और जो व्यापार संहिताएं थी उसका कड़ाई से पालन किया गया। ट्रेड यूनियन बनाने पे उसने क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और मतलब इसमें देखिए बहुत सारे यातायात संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों में नई मिली आज़ादी। उद्योगपतियों, खासतौर पर सामान बनने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार, नाप तौल, एक राष्ट्रीय मुद्रा, यानी पूरे फ्रांस में एक मुद्रा लाई गई। एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। यानी उसने बहुत सारे सुधार किए जिसके कारण वो बहुत ही मतलब आज भी फेमस है, जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे कल मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ तक आप इसको देखिए, कल मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ।